अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 23 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम रीजनल और इनकम इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल इन पाकिस्तान के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट की हिस्ट्री है, ठीक है, उनकी बेसिक जो रीजंस थी वो हमने देखा था कि वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन या जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, रीजनल या लैंग्विस्टिक हो सकती हैं, ठीक है, या फिर रिलीजियस बेस के ऊपर हो सकती हैं। किसी भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह प्रिवेल करती हैं इकॉनमी के अंदर, या डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो अगर कंसीडर करें कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं या फिर हम इग्नोर्ड हो रहे हैं अदर प्रोविंसेस के से रिलेटिवली, तो वो जो हैं वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं या फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं। आज की वीडियो भी बेसिकली एक्सटेंशन है थोड़ी सी रीजनल और इनकम इनइक्वालिटीज़ में, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा आज की वीडियो के अंदर वो कराची डिस्ट्रिक्ट की जो है स्पेशलिटी या फिर हम उस डिस्ट्रिक्ट की जो कोर इकोनॉमिक वैल्यू है, कोर इकोनॉमिक सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि प्रोविंशियल इनइक्वालिटी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, रीजनल इनइक्वालिटी को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो रीजन वाइज अगर हम देखें तो कराची की जो सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक सोशली और जो है हमारी उसको इकोनॉमिक उसकी वैल्यू देखी जाए तो जो कराची है वो आज से 10-15 साल पहले कहाँ लाया करता था और अब उसकी क्या करंट सिचुएशन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर यूजुअली मेन कॉज ऑफ प्रोटेस्ट। हमने पीछे देखा था कि इकोनॉमिक बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोटेस्ट की बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं प्रोटेस्ट को, ठीक है। बाय इंस्टिगेटिंग दैट रीजन प्रोविंसेस पीपल आर कॉन्शियसली बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। लोग जो है, लोगों को इस चीज़ का जब एहसास होने लग जाता है या उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि आप जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। हमने देखा था कि जो बांग्लादेश का भी हमसे जो 1971 की जो वॉर थी जिसमें बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, उसके पीछे भी बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बेसिक रीज़न थी, इनइक्वालिटी बेसिक रीज़न थी कि जो हम वेस्टर्न पार्ट से ले रहे थे, हम जो ईस्टर्न पार्ट से हम अपने रिसोर्सेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे, वो हमारा मेजर सोर्स था एग्रीकल्चरल गुड्स का, और उन्हीं को हम जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे होते थे। तो हमारी जो बेसिक इंपोर्ट्स थी वो ईस्टर्न पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, और फिर हम जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसको हम वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे और वेस्ट को बेसिकली बूस्ट कर रहे थे, वेस्ट की इकॉनमी में डेवलपमेंट आ रही थी। सो जो ईस्टर्न पार्ट वाले लोग थे वो वो ये रियलाइज़ करने लगे कि जो है हमें जो है इनइक्वालिटी का सामना है, हमें उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते, हम पे गवर्नमेंट उतने एक्सपेंडिचर्स नहीं करती। तो उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट की, और ये फिर प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ती गई और वॉर में चेंज हुई, और उसके बाद हमने देखा कि 1971 में वो हमारा जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो अलग होके हमसे बांग्लादेश बन गया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट वगैरह होती हैं जब भी किसी इकॉनमी के अंदर, उनके पीछे बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने पे राजी होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द बेसिस ऑफ इम्बैलेंसेस। अब हम जो है अगर इम्बैलेंसेस को देखें, ठीक है, हम अगर कीनली ऑब्जर्व करें कि इम्बैलेंसेस होते क्या हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बेसिस को समझने लगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर हम कह दें कि एक एथनिक ग्रुप जो है या एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो दूसरे से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है या उन दोनों के बीच में इम्बैलेंसेस हैं, तो हमें उनको एक रूल सेट करना पड़ेगा कि किस बेस के ऊपर वो इम्बैलेंसेस अपने काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बेस के ऊपर इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ, या फिर वो लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं, क्या वो पूरा प्रोविंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है या फिर उसमें से कुछ चंद लोग जो हैं वो जो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट जो हैं वो समझ रहे हैं। सो जब आप किसी डिस्क्रिमिनेशन को बिटवीन द रीजन्स एंड बिटवीन द प्रोविंसेस हम एनालाइज करते हैं तो उसकी एक रूल सेट करना जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है।
सोशल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बिटवीन प्रोविंसेस, सिटी, पीपल, हमें देखना पड़ता है कि सोशल अगर इम्बैलेंसेस हैं तो वो ओवरऑल प्रोविंसेस के दरमियान में इम्बैलेंस है, सिटी के दरमियान में सिर्फ एक किसी सिटी का इम्बैलेंस है, या फिर सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, जो कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं, कुछ जो है वो सोशल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर तो कोई एक खास कम्युनिटी ऐसी है जो कि अपने आप को डिस्क्रिमिनेट समझ रही है, ठीक है, उनके दरमियान में इम्बैलेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सिंधी, अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सिंध में जो सिंध है वो डिस्क्रिमिनेटेड है, अगर तो हु इन सिंध एंड टू व्हाट एक्सटेंट, सिंध के अंदर कौन सा एथनिक ग्रुप है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट हैं, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों की क्या डिमांड्स थी और वो अपने आप को दूसरों के साथ किन बेसिस के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की बेस पे कंपेयर कर रहे हैं, टैक्सेस जनरेशन की बेस पे कंपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बेस के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बेस के ऊपर कर रहे हैं, या फिर जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिनकी बेस के ऊपर लोग एक दूसरे से अपने आप को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। सो हमें ये एक रूल सेट करना जो है इकोनॉमिस्ट को या रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि किन बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है रीजन्स के अंदर। इट इज़ ऑल पीपल लिविंग इन सिंध, सिंधी स्पीकिंग, रूरल सिंध और रूरल सिंधीज, ठीक है, क्या वो सारे जो लोग सिंध में रहते हैं वो डिस्क्रिमिनेट अपने आप को समझ रहे हैं, सिंधी स्पीकिंग सिर्फ लोग जो है वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट समझ रहे हैं, या फिर रूरल सिंधी समझ रहे हैं, ठीक है, या अर्बन सिंधी समझ रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है वो सेग्रीगेट करना, अगर हम इन सबको आइसोलेट कर भी लेते हैं एक जगह पे, तो फिर भी हमें जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिसर्च के लिए या किसी भी जो पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि जो है हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बायस ना आ सकें। हाउ कैन वी मैयर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली कैसे मैयर करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे से डिस्क्रिमिनेटेड है, किस किस बेस के ऊपर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है बेसिकली, क्या वो कह रहे हैं कि शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट का के अंदर शेयर कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू देयर शेयर इन पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है। ग्रेटर टैक्स कंट्रीब्यूशन, वो एरिया जो है या वो रीजन जो है वो ग्रेट टैक्स की कंट्रीब्यूट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर उसकी टैक्स के साथ से देखी जाए तो कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका हम देखें कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितने कर रहा है, तो हम वो देखें अगर तो वो अगर मिनिमम हो तो ऑब्वियसली वो फिर भी ये जो है इससे एनालाइज किया जाएगा कि ये एरिया डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, सो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये बेस स्ट्रॉन्ग, इसके लिए एक बेस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन किन बेसिस के ऊपर हो रही है, विच सोशल ग्रुप इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। फिर दूसरी बात यह है कि पहले तो डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेट हो कौन से लोग रहे हैं, और तीसरी ये डिस्क्रिमिनेटेड किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, क्या अगर सिंध जो है डिस्क्रिमिनेट हो रहा है फॉर एग्जांपल पंजाब से, तो पंजाब की क्या रिसोर्सेज हैं, पंजाब का क्या फाइनेंशियल वैल्यू है, या पंजाब की क्या डेमोग्राफिक वो है, जियोग्राफिकल क्या वो है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। क्लास एंड सोशल डिफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अब सोशल डिफरेंसेस क्लासेस जो हैं उनको भी इसमें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा वर्थ टास्क है। What to do we select to identify imbalance। अब देखते हैं कि अगर imbalances हमने अब चेक तो करने हैं, ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज अब आ रही होती है इकॉनमी में, तो हमने देखा कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है कंट्री में, इंस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, ठीक है, लोग जो हैं वो एहतजाज करते हैं जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, सो अब इन मसलों को हल के लिए पहले हमें इन मसलों के जो ओरिजिन है उसको समझना चाहिए, ठीक है, व्हाट डू वी सिलेक्ट टू आइडेंटिफाई इम्बैलेंसेस, हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि इम्बैलेंस है भी या नहीं, ठीक है, अगर हम ये देखें कि क्या इम्बैलेंस जो है वो एक इंडिकेटर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सो क्या हम कह सकते हैं कि उस एरिया के साथ हम कंपेयर करें, बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि कंपैरिजन किस बेस के ऊपर किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस के ऊपर कंपैरिजन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की बेस की हो सकता है, सोशल सेक्टर पे हो सकता है, कल्चरल पे हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है,
वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है, इनकम जनरेशन पे हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन पे हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हो सकता है। सो सारे ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस डेवलपमेंट एंड ओनली इनकम, फिर हमें देखना है कि डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई एक सूबा या कोई एक रीजन जो है वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई हम कहते हैं हम कि डेवलप्ड है, तो हमें क्या उसके उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, क्या सिर्फ ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेना ही डेवलपमेंट होती है, या फिर बाकी उसमें इंडिकेटर्स भी हमें इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ताकि हमें एक जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमें मिल सके कि डेवलपमेंट बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। वी शुड कंसीडर ट्रेंड्स ओवर टाइम टू चेक द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट जब भी किसी एरिया की चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। अगर उसके जो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल तीनों इंडिकेटर्स अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये एरिया डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर है। ठीक है, और अगर उस ट्रेंड के अंदर हम देखें कि जो है डिक्लाइन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया जो है वो डिस्क्रिमिनेट है, या फिर यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत है। District and provinces are administrative units created by government and can be analyzed. ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट्स या प्रोविंसेस होते हैं वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट किए होते हैं और फिर उनको एनालाइज किया जा सकता है और उनको किसी भी टाइम पे हम उनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज करके उनको एनालिसिस के लिए हम उनका डाटा ले सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ दिस यूनिट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी प्रोवाइड अस मीनिंगफुल इंसाइट। ठीक है, अगर हम इन रीजन्स का या इन यूनिट्स का कंपैरिजन करते हैं आपस में, तो हम रिगार्डिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का अगर हम देखें तो हम ये सारे जो फिगर्स होंगे हमें एक ऐसा मीनिंगफुल इंसाइट या एक मीनिंगफुल डाटा प्रोवाइड करते हैं कि हम जो हमारा प्रॉब्लम है ऑफ इनइक्वालिटी अमंग प्रोविंसेस, अमंग रीजन या अमंग पीपल, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखें तो कराची सीम्स टू बी मोस्ट डेवलप्ड रीजन एंड स्टैंड्स आउट इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कराची को जो डिस्क्राइब करते हैं और हम कराची के ऊपर डिटेल एक देखते हैं कि कराची की बेसिकली क्या जो है इनसाइट्स हैं, और हम इसमें साथ साथ जो लेटेस्ट फिगर्स हैं कुछ वो भी इंक्लूड करते जाएंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कराची को देखते हैं। ठीक है, कि कराची के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके साथ साथ सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं कराची जोन के। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर टॉप इन 106 डिस्ट्रिक्ट। जिस टाइम पे ये बुक को पब्लिश किया गया था तो तब पाकिस्तान में 106 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि अब 160 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, सो अगर इकोनॉमिक और सोशल एंटिटी की बेस के ऊपर देखें हम कराची को, तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। ठीक है, विद इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम इन इंडिकेटर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि उन इंडिकेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 1998 का अगर जब हमने सेंसस करवाया तो उसमें हमने देखा कि जो कराची था वो सेकंड लार्जेस्ट उसका लिटरेसी रेट था। ठीक है, और साथ साथ है इसकी जो रेशो थी लिटरेसी की वो 72.2% थी। इस्लामाबाद की हाईएस्ट थी जो कि 72.4% थी। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली कैपिटल का है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा गिवन थी, लेकिन कराची एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो कि वेल डेवलप्ड था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। फिर अगर फीमेल लिटरेसी रेशो को देखें तो 63% फीमेल लिटरेसी रेशो थी पाकिस्तान की एट टाइम ऑफ 1998। एकेडमिक रिसर्च और डेवलपमेंट को अगर देखें, क्योंकि किसी भी एरिया के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान बेस्ड ऑन कंपोजिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, पाकिस्तान का जो एकेडमिक रिसर्च है वो बेसिकली बेस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम देखते हैं, जिसमें हम लिटरेसी रेट लेते हैं, इनरोलमेंट रेट्स लेते हैं, इम्यूनाइजेशन रेट लेते हैं, इन्फेंट सर्वाइवल्स देते हैं। ठीक है, और साथ साथ रियल जीडीपी को भी मेजर करते हैं। तो कराची जो है वो हमारा 5th हाईएस्ट रैंक है HDI के अकॉर्डिंगली फ्रॉम 91 डिस्ट्रिक्ट।
फॉर विच हिज कैलकुलेशन हैज़ बीन मेड। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन जितनी भी हुई है सारी ये HDI के बेस के ऊपर हुई है कि 55th हमारी कराची की रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू HDI। कराची लिटरेसी रेशो जो है वो अगर हम देखें तो इज सिग्निफिकेंटली हायर देन जो इसके बिल्कुल विसिनिटी एरियाज हैं, जैसे सक्खर है। ठीक है, सक्खर की लिटरेसी रेट जो है वो 46% है। हैदराबाद की अगर देखें तो वो भी कराची से डबल है। ठीक है, सो फीमेल लिटरेसी रेट इज डबल इन कराची हैदराबाद। ठीक है, कराची में फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो हैदराबाद से डबल था। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू HDI कराची रैंक 5th फ्रॉम 91। नेक्स्ट सिंध डिस्ट्रिक्ट वाज दादू, और रैंक दादू जो है उसका रैंक 21 था और हैदराबाद का रैंक 23rd था। ठीक है, HDI के बेस पे कराची 5th पे है, दादू 21st रैंकिंग पे है और हैदराबाद जो है वो 23rd रैंकिंग पे है। कराची इज लीस्ट डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये एक लीस्ट डिप्राइव्ड है, फॉलोड बाय इसके बाद अगर हम लीस्ट डिप्राइव्ड को थोड़ा सा लिस्टेड करें तो हम कह सकते हैं इसके बाद लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, पिशावर, सक्खर, कोयटा। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। फिर इसी तरह अगर पावर्टी का या हाउस होल्ड इनकम का डाटा लेते हैं जो हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं, तो कराची इज सेड टू हैव द लीस्ट इंसिडेंस ऑफ पावर्टी एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पावर्टी की रेशियो सबसे ज़्यादा कम है पाकिस्तान जो कराची है, ओवरऑल 9.5% विद द composition of 8.35% in rural area of Karachi and 26.1% in urban area। ठीक है, सो अगर हम अब हमने पावर्टी के हिसाब से भी देख लिया, लिटरेसी रेशो के हिसाब से भी देख लिया। अगर करंट लिटरेसी रेशो को हम देखते हैं तो लिटरेसी रेट जो कराची में है वो रूरल एरियाज़ के अंदर अभी 2020 का जो डाटा है लेटेस्ट उसके मुताबिक जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट 79.89% और अर्बन एरियाज़ के अंदर 84.48%। ठीक है, कराची का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है यानी सेंट्रल कराची जो है वो सेकंड है विद द लिटरेसी रेट। 81.5% लिटरेसी रेट है सेंट्रल कराची के अंदर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं। 81% जो है वो मेल लिटरेसी रेट है और 81.13% जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट है। अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर यूज अबव, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट और HDI रैंक, इट इज़ वर्थ कंपेयरिंग दैट कराची विद द रेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, अगर हम रेस्ट ऑफ सिंध के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये हमारा वर्थ कंपेयरिंग रहेगा। इन टर्म ऑफ ओवरऑल मेल और फीमेल सिग्निफिकेंट रेशियोज, ठीक है, कराची लिटरेसी रेट जो है सिग्निफिकेंटली हायर देन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन सिंध दैट इज सक्खर। फिर रेवेन्यू कलेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि कराची जो है वो इसमें भी डोमिनेट करता है। ठीक है, मच ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कराची से होती है और कम्प्लीटली डोमिनेट करता है इन रेवेन्यू कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स ऑफ सिंध। अगर सिंध की ओवरऑल कलेक्शन हम देखें रेवेन्यू की तो कराची जो है वो डिस्ट्रिक्ट उसका डोमिनेट कर रहा है। Much of Pakistan's economic, manufacturing, service and other related production and value addition activity takes place in Karachi। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें पता है कि कराची में होती हैं। प्रोडक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड एक सिटी है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हैंस जो कराची है वो डोमिनेट दिस फिगर। सो रेवेन्यू कलेक्शन की जो फिगर है उसको कराची यहाँ डोमिनेट करता है। जो अच्छा, फिर अगर हम देखें कराची की इम्पोर्टेंस इसके सी पोर्ट की वजह से भी है। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा देखते हैं पहले। ठीक है, तो कराची का जो डायरेक्ट टैक्स है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 35% ऑफ ऑल पाकिस्तान टैक्सेस। ठीक है, ओवरऑल जितने पाकिस्तान में टैक्स जनरेशन है 35% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कराची से डायरेक्ट टैक्स की है। हाउएवर जो शेयर है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिंध का, ठीक है, वो हमें 96% कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल कंट्री को देता है। सिंध जो है वो एक्सक्लूडिंग, अगर हम सिंध को कंट्रीब्यूट कर सिंध की चेक करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडिंग कराची, तो लिटल ऑफ ओवर 4% हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आती है। सो हम पता ही चलता है कि ओवरऑल सिंध को अगर हम मेजर करें तो उसमें सिग्निफिकेंट जो रोल है वो कराची की कॉन्ट्रीब्यूशन का है।
Since Karachi is the main port in Pakistan, it is not surprising to us that it contributes the largest amount of import duties. ठीक है, यहाँ पे import duties बहुत ज़्यादा generate होती हैं, साथ साथ import related taxes generate होते हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, ठीक है, कंजप्शन टैक्सेस, और इसके साथ साथ इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड एक सिटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे बूम पे है ऑफ द कंज्यूमर्स मार्केट इन कराची। ठीक है, सो इन सब फिगर से हमें कराची की इंपॉर्टेंस का थोड़ा आइडिया होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।